जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो, अच्छे हो, बिंदास हो। मैं जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी क्लास, जो दूसरी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी इस यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला कल हमने पढ़ी थी लास्ट वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला हमने पढ़ी थी कि वर्णों यानी कि लिपि चिन्हों को व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो हमने पढ़ा था वर्ण यानी कि ध्वनि का लिखित रूप होता है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है। तो कल की क्लास में ये भी पढ़ा था हमने कि हिंदी के जो मानक है उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10। व्यंजन कितने होते हैं? 35। लेखन के आधार पर हमने कल पढ़ा था कि इसमें कितने व्यंजन होते हैं? लेखन के आधार पर 13 स्वर पढ़े थे, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन ये होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। तो अब बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। तो वर्ण जो है वो अविभाजित है कि जिसका खंडन किया नहीं जा सकता, वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो स्वर होते हैं, स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होते, नहीं सहायता नहीं लेते। तो ये होते हैं स्वर। बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये स्वरों पर निर्भर भी होते हैं, निर्भर होते हैं। अब हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं? 10, जो उच्चारण के आधार पर बोले जाते हैं। कितने स्वर हैं? 10। जिसमें जो री है वो अशुद्ध स्वर माना जाता है, क्योंकि इसका स्थान व्यंजन में होता है। जो इसका उच्चारण होता है इस तरह से री, तो ये व्यंजनों में इसका होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13। बात करें व्यंजन की, तो कुल व्यंजन कितने हैं? 39। अगर हम इन्हें स्वर रहित करना चाहें, स्वर रहित अगर व्यंजन लिखना हो तो हमें उसमें हलंत लगाना होगा। तो जैसे अगर मैं लिखूं कै, तो कै स्वर रहित नहीं है। अगर यहां कै प्लस ए, अब ये स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा। तो टोटल वर्ण कितने हुए? 52। तो जिसमें 11, 33, 4, 2, 2, तो 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन, और ये 2 अयोग बा। ये 2 होते हैं अयोग बा। तो बात करें संस्कृत में स्वर को
हच कहा जाता है। अब व्यंजन को हल कहा जाता है। तो जो हमारे अयोग्यबाह स्वर हैं, अब बात कर लेते हैं अयोग्यबाह जो है हमारे अयोग्यबाह, इनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे वर्णमाला में ए और अंग ये हमारे अयोग्यबाह हैं। तो ये ना तो स्वर में आते न व्यंजन में आते, फिर भी वर्णमाला में गिने जाते हैं। तो ये होता है अनुस्वार, इसे बोलते हैं विसर्ग, हिंदी में विसर्ग। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें न स्वर कहा न व्यंजन कहा। फिर इनका स्थान कहाँ दिया? तो इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले इनका स्थान दिया। इस अयोग्य बाह्य ध्वनि का उच्चारण ए की सहायता से होता है। वो कैसे? जैसे ए के बाद में ये ध्वनि आती है, उसके बाद ए के बाद ये विसर्ग आते हैं। अब व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। तो जो स्वर होता है वो बाद में आता है, इसके बाद में आता है। और ये जो हमारे अयोग्य बाह्य ध्वनि है ये हमारी आती हैं पहले। तो ये तो था हमारा अयोग्य बाह्य, जिसमें कांता प्रसाद गुरुजी ने तो इन्हें गिना ही नहीं कि ये कितने होते हैं, इनकी गिनती नहीं की। फिर भी ये अपनी जो वर्णमाला है हिंदी की उसमें इन्हें स्थान मिला हुआ है। इनका स्थान मिला हुआ है। स्वर जो स्वतंत्र परिभाषा की बात करें तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो वह स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की बात करें तो हमारे कितने हैं? 11 तो हमारे स्वर हैं, जिसमें 2 13 वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं। 11 में शुद्ध स्वर कितने हैं? 10, जिसमें री को अशुद्ध स्वर माना गया है। इसका उच्चारण री होता है। इसकी मात्रा ये होती है वो ये इस तरह से होती है, री की मात्रा। तो इनकी इसकी गिनती व्यंजन में की जाती है। अब हमारे 13 के 13 स्वर ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए से ऐनक, एड़ी, ओ, औ, आड़। तो ये तो हो गए दोनों अयोग्य बाह्य, इसे हमने अशुद्ध मानना है। तो कितने हो गए? 10 तो ये हो गए, तो ये 11 हो गए। अब 11 2 तो 13 हमारे वर्णमाला में स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं हमारी वर्णमाला में। इनका उच्चारण किस प्रकार होता है वो देखते हैं। उच्चारण स्थान, वर्णमाला पढ़ी थी हमने व्यवस्थित, क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ये जो वर्णमाला है तो ये वर्णमाला व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो इसका व्यवस्थित क्रम क्यों आया? मतलब कि पहले स्वर ही क्यों आए? व्यंजन भी आ सकते थे पहले, कि स्वर ही क्यों आए पहले? तो व्यंजन भी आ सकते थे। अब जैसे ये कै, ए, आ, उ, ए, तो ये क्रम है इसका।
तो ये अव्यवस्थित क्रम है। अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले स्वर आएंगे, उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। स्वर पहले इसलिए आते हैं, जिस स्थान को वायु पहले छूती है वो पहले, जिस स्थान को बाद में छूती है वो बाद में, क्योंकि स्वर स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका, तो ये पहले आए इसलिए। व्यंजन हमारे इसलिए बाद में इसलिए आए कि उनका उच्चारण बाद में होता है। तो हमारे स्वर हो गए ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये दो हो गए हमारे ए और ऐ हो गए बाहर। तो जो हमारे होते हैं, अब इनका ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है कि इनका स्थान, उच्चारण स्थान क्या है इनका, उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा उच्चारण स्थान है इनका। अब उच्चारण स्थान की बात करें तो मैंने एक डायग्राम बनाया है इधर। तो जो हमारा ये होता है वोकल कॉर्ड, स्वर तंत्र, तो जब हमारे अंदर से फोर्स लगता है हवा का तो वो यहां टकराती है वोकल कॉर्ड से, तो जो कंठ से ध्वनि निकलती है, कंठ से ए और आ की ध्वनि निकलती है, तो ये हो जाता है कंठ। कौन से होते हैं हमारे, कंठ्य हो जाते हैं। तो कंठ की जो ध्वनि आती है तो यहां से आती है कंठ की, से ए आ, ए आ, तो कंठ की ध्वनि ये है ए आ। तो जो इनका स्थान है वो कंठ से है। अब ई, जो ई की ध्वनि है वो ई की ध्वनि कहां से आती है, तालु से। जो जीभ है उसके पीछे ऊपर की साइड में जो है ना तालु, ये तालु होता है पीछे की साइड में, तो ये तालु है ना, ये तालु, तो इसकी जो ध्वनि आती है ई आती है, ये होती है तालु, तालु की ध्वनि। ई पीछे की साइड में टकरा है ना, ई की ध्वनि, ये होता है ऊ। हम ऊ की जो आवाज आती है वो हमारे होठों से या ओष्ठ से आती है, से हम बोलते हैं ऊ। तो ये ऊ की जो आवाज है, ध्वनि है, तो कहां से आ रही है, जो उच्चारण है ऊ, होठों से हो रहा है इसका उच्चारण। उसके बाद आता है री। तो री का जो उच्चारण है वो मूर्धन्य से होता है, मगर ये व्यंजन की तरह इसका उच्चारण होता है री। तो ये जो मूर्धन्य होता है, जीभ के बिल्कुल ऊपर की जो भाग होता है ये वाला, ये मूर्धा, यानी कि मूर्धा बोलते हैं मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य भाग होता है जिससे इसकी आवाज आती है री। तो ये होती है री की आवाज। अब आता है हमारा ए। तो ये होते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की बात करें इसकी, अगर ए की बात करें तो ए में ए प्लस ई। तो ए हमारा क्या हो गया, कंठ से आया, ई कहां से आया, तालु से, तो ये हो गया कंठ तालव्य। तो इनका ये उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान है इनका। अगर इसमें इसका संधि विच्छेद करें तो ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा आई। अब इसका उच्चारण स्थान, इन दोनों का उच्चारण स्थान, तो ये भी संयुक्त स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा ए प्लस ऊ, ये हो गया ओ। तो ए हमारा क्या हो गया, कंठ, ऊ हमारा हो गया होठ या ओष्ठ। तो इसका जो उच्चारण हो गया वो हो गया कंठोष्ठ। इसका उच्चारण हुआ कंठोष्ठ।
तो इसका जो उच्चारण हुआ हमारा कंठ और ओष्ठ, तो ये हो गया कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ का जो उच्चारण ओ आ, तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर इसका उच्चारण हो रहा है स्वर का। तो ये है हमारा स्वर का स्थान कि कौन सा कहां है। अब ये स्वर की जो मात्रा होती है तो इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ये तो हमारे हो गए स्वर, स्वर की मात्रा जो होती है इनका प्रयोग, जैसे कि व्यंजनों के उच्चारण, व्यंजनों के उच्चारण को स्पष्ट करने की आवश्यकता के लिए स्वर की सहायता होती है। जो व्यंजनों का उच्चारण है उन्हें स्पष्ट करने के लिए स्वर की सहायता होती है। तो जैसे स्वर कितने हो गए हमारे, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अण। तो ये हमारे हो गए स्वर। जो मात्रा है आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़े ऊ, ये री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अण। तो ये जो मात्राएं हैं हमारी, तो व्यंजनों के साथ किस प्रकार यूज होती हैं वो हम देखेंगे। ये जो मात्राएं हैं इनका प्रयोग जब व्यंजनों के साथ होता है तो ये अपने रूप में ना आकर मात्रा के रूप में लग जाती हैं। जैसे क, का, की, कू, कु, क्रय, के, कई, को, कऊ, कै और क। तो ये जो मात्रा है इस तरह से लग जाती हैं। अब ये मात्रा किस प्रकार होती है कि आगे कौन सी लगती है, पीछे कौन सी लगती है। तो स्वर मात्रा के कुछ बिंदु देखते हैं हम। पहला है मात्राएं जो वर्ण के पीछे लगती हैं। अब कौन कौन सी मात्रा है जो वर्ण के पीछे लगती है। ये हो गई बड़ी, ये और ये जो हमारी वर्ण के पीछे लगती हैं। जैसे अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो राम, सीता, सोना, गोरा, अतः आदि। तो ये शब्द हैं, ये मात्राएं वर्ण के पीछे लगती हैं। अब जो मात्राएं वर्ण के आगे लगती हैं, मात्राएं जो वर्ण के आगे लगती है, तो वर्ण के आगे जो मात्राएं लगती है वो छोटी ई है। ये जैसे दिन, दिवस आदि। अब मात्राएं जो हैं वर्ण के नीचे कौन कौन सी लगती हैं। मात्राएं वर्ण के नीचे जो लगती है,
तो कौन कौन सी मात्रा है जो नीचे लगती हैं? ये 3 हो गई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। जैसे कुल, दीपू, कृषि आदि। अब अगला पॉइंट है, अब मात्राएं जो वर्ण के ऊपर लगती हैं। कौन कौन सी मात्राएं जो वर्ण के ऊपर लगती हैं? ये एक, ये और ये। तो जैसे ऐनक, सैंधव, चांद आदि। तो ये जो मात्राएं हैं वो वर्णों के ऊपर लगती हैं। पॉइंट नंबर 5 है, अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे स्वर से शुरुआत होगी तो आ, आम, इमली, ईख, औरत आदि। अब बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ 2 स्वर जुड़ते हैं, 2 स्वर जुड़ते हैं, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में व दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे मात्राएं लिखूं मैं, मात्राएं, तो पहला जो स्वर है वो मात्रा के रूप में है और दूसरा स्वर है अपने वास्तविक रूप में। मैं लिखूं गुंजाइश आदि, तो इसमें जो पहला स्वर है वो है मात्रा के रूप में, दूसरा स्वर है हमारा वास्तविक रूप में। तो ये तो था हमारा स्वर की मात्रा। अब हम कल पढ़ेंगे स्वरों के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। तो ये हम पढ़ेंगे कल कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।